नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। इसे शेयर करेंगे तो और भी स्नेह होगा, और हाँ, बेल आइकॉन अगर दबा लेंगे तो किसी भी वीडियो की सबसे पहले सूचना आपको सीधे मिलेगी। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं पुष्कर जी। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार राम राम अवनीश, राम राम जी। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार है जब इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर, और सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, भारत के करोड़ों मतदाताओं के ऊपर फ्रॉड, फर्जी और चोर साबित करने जैसा आरोप अगर विपक्ष लगा रहा है, राहुल गांधी छाप, तो उसका कड़ा जवाब दे रहा है। और सिर्फ कड़ा जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दे रहा। हालांकि इसी देश ने कांग्रेस की सरकारों में किस तरीके से गुलाम चुनाव आयोग को देखा है, मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़ते हुए देखा है, अनर्गल रूप से पर्याप्त कांग्रेस को प्रचार करने के लिए समय देते हुए देखा है। मैं 1991 राजीव गांधी की हत्या की बात कर रहा हूं, और क्या क्या नहीं देखा है। लेकिन कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी की कथित फर्जी फिल्म वोट चोरी पर बड़ा खुल के जवाब दिया साहब। और सिर्फ जवाब नहीं दिया, बहुत सारे लोग कहेंगे कि चुनाव आयोग का काम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थोड़ा है, लेकिन नहीं। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कहा कि राहुल गांधी या तो हलफनामा दो, और नहीं तो माफी मांगने के जो रिकॉर्ड तुमने बनाना शुरू किया है, एक बार फिर पूरे देश से माफी मांगो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारे करोड़ों मतदाता चोर नहीं हैं, हमारे करोड़ों मतदाता फ्रॉड नहीं हैं, हमारे करोड़ों मतदाता अपराधी नहीं हैं। ये कलंक कांग्रेस न लगाए। पुष्कर दा, या तो 7 दिन में हलफनामा, और हलफनामा दिया नहीं कि आदमी गया, ये निश्चित है। सांसदी भी जाएगी, क्योंकि 2 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है। क्या ये माफी मांगेगा, और माफी मांगने पर इसे छोड़ दिया जाना चाहिए? मैं तो यहां कहता हूं, क्या इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा इलेक्शन कमीशन को आगे चल के लिखाना नहीं चाहिए? ये माफी मांगे या न मांगे, इसने हमें आपको चोर कहा है, हमें आपको फ्रॉड कहा है, हमें आपको अपराधी कहा है। दर्शकों, ये आप पर भी लागू होता है। पुष्कर दा। देखिए अवनीश, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी, वो जानते हैं वो क्या लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। जिसका तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है, जो डाटा को जो है अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के जो है कहानी बनाने की जो पेशकश हुई है, उसका रवैया वही जिनका है कि जो है एक तरफ जो है बोलते जाओ झूठ पे झूठ, और जब उसकी जब उस झूठ की आयु पूरी हो जाए तो एक नया झूठ बोलना चालू करो। बेसिकली जो है कल जो चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से किया, तो निसंदेह जो है भारत में जो है 2014-24 मई के बाद जो है जो संवैधानिक संस्थाओं के साथ विपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस ने जो किया, वो अपने आप में रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। इसी भारत ने जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है इसी पिछले 11 सालों में। तब उनकी भूमिका दूसरी थी, तब वो विपक्ष की तरफ से बैटिंग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय सामने आया था। यहाँ पर जो है हमने ये भी देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो की तरफ से जो है संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों की समय की समीक्षा के साथ साथ उनकी समय निर्धारण भी वो तय कर रहा है कि वो जो है अपने कर्तव्य निर्वाह में जो संविधान ने उसको जो दिया है अधिकार, उसका कैसे प्रयोग करे। उसी क्रम में चुनाव आयोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दुर्भाग्य है भारत का कि अभी हमको ये सब देखना है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 के बाद, और यूं कहें कि स्वयं
47 में जो प्रधानमंत्री बना भारत का प्रथम, वो जिस तरीके से चोरी करके, वोटों की चोरी करके बना, ये तो अब तो सब पूरा तथ्यात्मक है कि जीते सरदार पटेल थे, लेकिन जो है चोरी से जो है वहां पे बैठाया गया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो उसी क्रम में जो है राहुल गांधी उस कांग्रेस को यहां तक ले आए हैं, जहां पर बता रहा है चुनाव आयोग कि तुम झूठे हो। ये कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हलफनामा मांगा, एफिडेविट मांगी, वो पहली बार नहीं मांगी, पहले भी बोल चुके, तब भी नहीं दिया, और अब 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन का टाइम का मतलब ये है, कहेंगे कि 7 दिन तक जो है और बकवास करना है कर ले। उसके बाद क्या होगा? क्या चुनाव आयुक्त क्या दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर मांग करेंगे? तो मैं समझता हूं फिर वो अपने संवैधानिक दायित्व से तो हल्के पड़ जाएंगे। जितना उन्हें करना था कर दिया। इसके बाद बनता है सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय, जिस न्यायालय पे बार बार विपक्ष जो है दूसरे संवैधानिक पद चुनाव आयुक्त को ले जा रहा है, जिसके खिलाफ पीआईएल लगती हैं, 50 बातें होती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय निर्णयों में तो नहीं, लेकिन वहां पे बैठे न्यायाधीश जो है अपने मन की इच्छाएं, या कहिए भारत के विपक्ष या स्वयं कांग्रेस के राहुल गांधी के जो प्रश्न होते हैं या जो उनकी इच्छाएं होती है उसको थोपने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाती कि वो अपने निर्णयों में अभी तक तो नहीं ले आ पाए, विशेषतः हमारे चुनाव की जो संस्था है उसकी। मैं नहीं मानता हूं कि वो इस्तीफा देगा, वो राहुल गांधी मांगेगा, क्योंकि राहुल गांधी का काम ये है कि राहुल गांधी के पास एक कैप्टिव ऑडियंस है। उसके पास एक ऑडियंस है जो वही सुनना चाहती है जो राहुल गांधी कह रहा है। राहुल गांधी को बेसिकली जो है सब कुछ फेल होने के बाद, आप ये देखिए कितनी मजेदार बात है कि जिंदगी भर हम लोग पिछले 10 साल से ईवीएम 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 अब सती सावित्री बन गई है, उस पर अब कोई टीका टिप्पणी नहीं होती। अब नया राग क्या? क्यों चुनाव? ताकि वो क्रेडिबिलिटी जो है, जो उनकी ऑडियंस है उनके दिमाग में ये भर सके कि भारत की चुनाव प्रक्रिया में जो उसकी संस्थागत संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज है, या जो राहुल गांधी के जो पे मास्टर जो इसमें एक्सपर्ट है, चाहे वो आपका जो है बांग्लादेश नवीनतम रहा हो, लंका रहा हो, या आपका स्वयं पाकिस्तान में इमरान खान रहा हो, या यूक्रेन में भी जो ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, वहां सब में जो है एक ही मॉडस ऑपरेंडी थी कि यदि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए आप जो है उसके चुनाव की प्रक्रिया या उसके चुनाव के परिणामों पे आप संदिग्धता ले आए। उसी चीज का जो है पालन करते राहुल गांधी आज कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, यहां इधर होती है उधर राहुल गांधी बिहार में निकल जाते हैं। बिहार में कहा निकल जाते हैं? उन डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं, उनकी जो यात्रा चक्र बना हुआ है जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो क्या वो उनकी टारगेटेड ऑडियंस उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में क्या है, जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेश जो है कई दशकों से अपनी जड़ें जमा चुके हैं। यह बेसिकली एक जो है एक हाथ में मट्टी तेल, कनस्तर मट्टी तेल का, और दूसरे हाथ में माचिस, ये केवल अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहती रहे चुनाव आयोग, क्योंकि राहुल गांधी को यह मालूम है कि वो इतनी बार जो है माफी मांग चुके हैं झूठ बोलने में, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है उनको सिर्फ जो लिखित में माफीनामा लेने के अलावा औकात नहीं है सर्वोच्च न्यायालय की कि राहुल गांधी को या कांग्रेस के किसी नेता के विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई कर। तो जहां इतना कॉम्प्रोमाइज आपका मामला हो तो वहां पर चुनाव आयोग इतना बोल दे रहे यही काफी है। लेकिन यदि क्रेडिबिलिटी चुनाव आयोग को अपने रखनी है तो उनको जो है जिस तरह चुनाव आयोग को घसीटता विपक्ष है सर्वोच्च न्यायालय में, उसी तरह इनको भी घसीटा जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनके पास सजा देने का अधिकार तो बिल्कुल ही नहीं है चुनाव आयोग के पास, लेकिन जो जनता के सामने यदि इतनी दृढ़ता से अपनी बात सामने रख रहे हैं और मैं एक एक प्रश्न जो पूछे गए उसका बड़ा ही तथ्यात्मक उत्तर भी दिया उन्होंने, तो अब भारत की उस जनता को जो कि राहुल गांधी की बकवास सुनते से परेशान हो गया उसका निवारण होना चाहिए। और मैं जो है इस मंच के माध्यम से उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, 7 दिन का चाहे आपने टाइम दिया है, ठीक है, ग्रेस पीरियड दिया जाता है, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी होने वाली नहीं है। ना आपको एफिडेविट मिलेगा, ना ही आपको जो है भारत की जनता से माफी मांगते हुए राहुल गांधी दिखेंगे। आपको भी अब जो है उसी
दूसरे संवैधानिक स्तंभ न्यायालय, वहीं पे जाना पड़ेगा यदि आपको जो है इसकी क्रेडिबिलिटी बनाए रखनी। और राहुल गांधी को इससे फर्क नहीं पड़ता, वहां पे जाएगा, वहां पे एक माफीनामा कपिल सिब्बल और संघवी के साथ जाएगा, डांटेगी हल्का सा कि क्या कर रहे हो भाई आप, एक माफीनामा और लिख दो। वो 31 बार दे चुका है, 31 बार और दे देगा। लेकिन कब तक भारत के समाज में अराजकता पूरी तरह फैल जाएगी, यही वो चाहता है। दिस इज द एंड। उसको भी मालूम है कि वो चुनाव के प्रक्रिया से वो चुनाव नहीं जीत सकता भारत की, इसलिए जो है उसके पास जो कैप्टिव ऑडियंस है भारत के मुसलमानों का, भारत के रोहिंग्याओं का, भारत में अवैध बांग्लादेशियों का, और वो हिंदू या वो वर्ग जो कि जो है कई शताब्दियों से जो है दासता का जो है आदी हो गया है, दासत्व में पल रहा है, उसके भरोसे जो है वो आ गए। क्योंकि देखिए ये 20% 22% लोग जो है उसको चुनाव नहीं जिता सकते, लेकिन जिस 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 देश को जो उसने अपनी जागीर समझ रखा है, उसके बुले गुलशन को जो है उजाड़ने का काम किया तो जरूर कर सकती है। और हमको लगता है कि हमारे साथ साथ जो है सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी पुष्कर जी, आपने दो बातें कही हैं, उनमें से एक बात मैं छोड़ देता हूं, उसको दूसरी बात को मैं पॉइंट आउट करूंगा। उससे पहले कल इलेक्शन कमीशन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने तो कहा कि 7 दिन में या तो हलफनामा दे दो और नहीं तो माफी मांग लो, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब वो तीसरा कोई रास्ता तो बंद कर चुके हैं पहले ही, फिर कैसी मुकदमेबाजी और कैसा कोर्ट, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपने जब ये कहा कि जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और धमकाया इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को, राहुल गांधी बिहार के उन इलाकों में गए जहां पर उनका टारगेट ऑडियंस है। साथ में आपने एक बात कही कि तब तक देश में अराजकता फैल चुकी होगी। इसका अर्थ ये समझा जाए कि आप अराजकता फैलते हुए देख रहे हैं, फिर तो ये मोदी सरकार की नाकामी और उनके रहते हुए अराजकता देश में फैल जाएगी। इसका मतलब ये इसकी आर्ट है, राहुल गांधी सफल। देखिए राहुल गांधी अराजकता प्रारंभ करने में सफल हो सकते हैं क्योंकि एक बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, मैं नहीं मानता 15 अगस्त के संबोधन को जो है यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है ध्यान से विश्लेषण किया जाए, उनको भी इसका एहसास है। हर आदमी अपनी सीमाओं से बंधा, केवल सीमाओं को तोड़ रहा है, केवल अराजक तत्व वो राहुल गांधी। जहां तक बिहार का चुनाव, तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि कोई भी चुनाव का जब वातावरण आता है, जिस क्षेत्र में चुनाव होना होता है, जिस प्रदेश में होना होता है, वहां पर जो है विसंगतियां होती ही होती हैं। वहां पर साधारण वातावरण नहीं रहता है क्योंकि हर आदमी जो है अपनी अपनी चॉइसेस को लेकर बहुत ज्यादा कटिबद्ध हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि भावनात्मक रूप से उसको जो है आप जो है कुरेद देते हैं, खासतौर से वो भीड़ तंत्र जो कई वर्षों से लगा हुआ है, कई बार मौके मिले लेकिन उस तरह से साहस नहीं कर पाया। लेकिन ये एक ऐसा मौका है जब आपको जो है, लेकिन क्योंकि यदि केवल ये भारत से उपजी हुई कोई चीज होती तो मैं उस पर दूसरी तरह से उसका विश्लेषण करता। लेकिन इसमें जो वैश्विक वातावरण बना है, जिस तरीके से अमेरिका में जो भूचाल आया हुआ, जिस तरीके से भारत एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हमारा कोई हो या ना हो, हम अपने हैं, हम अकेले हैं। हमारे जो है हमको इसकी वो नहीं है कि हमें इसका पक्ष लेने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इसका पक्ष लेना। जहां पर स्टेक इतने हाई हो वहां पर मैं निश्चित रूप से समझता हूं कि राहुल गांधी का प्रयास जहां पर जो है लग रहा होगा लोगों को ये संभव नहीं है, मैं समझता हूं संभव है। और उसको टैकल करने का जहां तक है, उसको टैकल से करने का तरीका भी मेरे ख्याल केंद्र सरकार के पास होगा। लेकिन क्योंकि जो है इस तरह का ज्वार, भावनाओं का ज्वार इस तरीके से बढ़ चुका है, जहां पर एक तरफ आपके यहां जो है 2024 के चुनाव से पहले निश्चित रूप से आपके यहां डिवीजन ऑफ कह सकते हैं कि रिलीजन के आधार पर डिवीजन स्पष्ट दिख रहा था। वहां पे एक वर्ग जो है वो जो एक के साथ खड़ा है जिसका जो है नीतिगत से कोई मतलब नहीं है। दूसरा वाला भी जो है इसलिए प्रयास में लगा हुआ है कि उसको भी नीतियों से मतलब नहीं, वो उनका सत्ता का द्वार है। तो आज कितनी विलक्षण बात है कि बिहार में
जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वो वोट बैंक बेसिकली राजद का है, राष्ट्रीय जनता दल का है वो वोट बैंक। अब तो ये देखना होगा आपको हमको कि जब ये वहां पर राहुल गांधी जाएंगे तो क्या तेजस्वी यादव बड़े आराम से वो यात्रा होने देंगे? यह अराजकता केवल जो है राहुल गांधी नहीं, मंच तो साझा कर रहे हैं और गठबंधन साफ तौर पर है, तो गठबंधन के लिए वो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है तेजस्वी को? तेजस्वी को दिक्कत ये आएगी जब आपका जब होगा टिकट का बंटवारा, सीटों का बंटवारा, ये दिक्कत तब आएगी। ये पॉस्चरिंग है बेसिकली के अंदर, ये कौन कितनी सीट को, कांग्रेस भी जानती, कांग्रेस अपने बलपूर्वक कितनी वहां पर सीट लेगी। पिछले बार चुनाव में जो परिणाम आप लोगों ने देखे होंगे विधानसभा के, उसमें राजद ने बड़ी मेहरबान भी हुई थी कांग्रेस पे, तो बाद में उनकी तकलीफ इसी बात की थी कि हमने ज्यादा इनको सीटें दे दी और ज्यादा हार गए, गठबंधन में फलीभूत नहीं हुआ। अब बिहार की जो धरती में जो स्पंदन आ रहा है तो वहां ये आएगा, क्योंकि एक चीज तो आपको क्लियर मानना पड़ेगा कि जो उनका कैप्टिव ऑडियंस है राहुल गांधी का, वो बड़ी ही एकजुट है अपने मामले में, ये तय करने में कि उसको जो है विधानसभा में किसको देना है, लोकसभा में किसको देना है और किसको रोकने के लिए किसका चयन करना है। जब इतनी ज्यादा स्पष्टता है वहां पे, तो उसको देखते तो कोई बड़ी बात मुझको नहीं लगती, क्योंकि सामने सामने तो आपको वैसे तो यार एनडी गठबंधन के सारे विपक्ष एक मंच पे आ जाते हैं, लेकिन जैसे रैली खत्म होती है उसके बाद 1 लाख किलोमीटर ले जाते हैं। बराबर देख रहे हैं हम, एक तरफ केजरीवाल सामने खड़ा भी होता है, उसके भाग भी जाता है, ये सबके साथ हुआ है। तो ये जो है इसको हम ये नहीं कह सकते कि ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें नहीं देख सकता मैं, ये ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है और एक हम लोग ट्रबुलेंट टाइम पे हैं, इसको तो माने या न माने, क्योंकि बिहार से ही जो है मतलब ये संयोगी है कि बिहार से ही जो है जो आपका जो मूल भारत की जो समस्या रही है घुसपैठियों की, वो एसआईआर के माध्यम से वो सामने आती दिख रही है। उसको स्वीकार कोई करे या न करे, मतलब जहां पर जो है विपक्ष एक बात बता दूं कि मरे हुए आदमी को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसके लिए खड़ी है। और उनको भी मालूम है कि कौन से फर्जी वोट कट रहे हैं, कौन से नहीं कट रहे हैं। तो ऐसे में जो है कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो उसको स्पष्ट रूप से दिखता हूँ कई चीजें एक साथ आई है इसके अंदर कि जो उनका कैप्टिव ऑडियंस है वही सबसे ज्यादा घायल है इस एसआईआर के माध्यम से, ये सत्य है। ठीक, आपने जो एक बात कही ना अभी कि जानते ये भी हैं कि किसके सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं, यहां मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जो सीमांत इलाके हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता वर्चस्व उनका ज्यादा है, यानी नंबर्स उनके ज्यादा हैं, टॉप 20 में उनमें से कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर फर्जी नाम काटे गए हैं। ये डेटा इलेक्शन कमीशन ने दिया है। तो ये नरेटिव तो ये गढ़ने का प्रयास कर ही रहे हैं कि मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है, मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। आपने भी वही बात दोहराई कि ये जानते हैं नाम किसका काटा जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के डेटा ये बिल्कुल नहीं कहते हैं पुष्कर जी। वो ये कहते हैं, उन्होंने दिया है उन इलाकों के नाम जहां पर मुस्लिम मतदाताओं के टॉप 15-20 में नाम ही नहीं है, 1 या 2 सीटों का नाम है। दूसरी चीज, एक चीज क्योंकि हम लोग बातचीत के अंतिम उसमें चल रहे हैं, एक चीज मैं और जोड़ दूं इसमें। इलेक्शन कमिश्नर ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब सीधे सीधे कह दिया कि 2 ही रास्ते हैं, तो फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक है। दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई तीसरा पक्ष पीआईएल लेके जा सकता है इलेक्शन कमीशन? हालांकि मैं अभी इस पर होमवर्क करूंगा कि इलेक्शन कमीशन को धमकी देना, नोटिस देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कुछ और भी अधिकार हैं कि नहीं है, ये भी मैं देखूंगा। तो ये दोनों चीजों जरा एक साथ जोड़ लीजिएगा जी। इसमें देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि उनको मालूम किसके वोट कट रहे हैं, मैं उन जगह की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर मुस्लिम बहुत क्षेत्र ऑलरेडी है, वहां नहीं, वहां इनकी प्रॉब्लम जहां पर जो है, जहां पर वो टिल्ट करता है बैलेंस, वहां पे है ये समस्या। अब किशनगंज में आप बता रहे हैं, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो सबको मालूम है, जब डेमोग्राफिक इस तरह होती रही वहां पर जो है जनसंख्या से, तो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र 30 साल पहले आइडेंटिफाइड है, वो निश्चित रूप से उनकी पॉपुलेशन ज्यादा तेज बढ़ती है, तो वहां ज्यादा वोट भी उनका रहेगा। वहां नहीं, समस्या वहां पे है जहां कटिंग एज पे मामला आ रहा है, जहां पे उनको उस बात की घबराहट है, उसकी वहां प्रॉब्लम आती है उनके लिए। वहां पे नहीं है जहां पे ऑलरेडी वो है। दूसरी बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब आयुक्त चुनाव आयुक्त जो है कि 2 ही बात कह रहे आते हैं
और कहते हैं कि तीसरा कोई उनका, तो तीसरा जो है क्यों नहीं राहुल गांधी के पास रास्ता है, बिल्कुल रास्ता है। और वो तीसरा रास्ता ना हलफनामा देने की और ना ही जनता, भारत की जनता से माफी मांगने की, क्योंकि चुनाव आयोग क्या इन्फोर्स कर सकता है किसी को, मैं नहीं समझता हूं ऐसे। भाई देखिए उनकी जो उनके पास, होमवर्क करूंगा, हाँ देखूंगा मैं। नहीं होगा, मैंने थोड़ा मेहनत में किया है। नहीं, चुनाव दर्शक आयोग भी हमारे बहुत सारे पेशे से विधि पेशे वाले दर्शक भी हैं, बहुत सारे हमें जुडिशरी के लोग भी देखते हैं। मैं चाहूंगा कि नीचे कमेंट करें, मैं भी इसको होमवर्क करूंगा। ये संभावना तो देखनी पड़ेगी कि तीसरा कोई रास्ता जब दिया नहीं तो फिर तीसरे रास्ते को कैसे खोजा जाए। तीसरा फिर रास्ता फिर एक ही उनके पास बचता है कि वो जब संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है वो करता है, तो उनके पास वही एक रास्ता रहता है। वो रास्ता राहुल गांधी के रास्ते से नहीं जाता है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में जाता है। लेकिन क्या उसके अलावा भी क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि यदि कोई प्रतिभागी जो चुनाव प्रक्रिया भाग लेता है वो इंस्टीट्यूशन पे उंगली उठाता है, उसके बाद भी गलत बयानी करता है और उसके लिए भी ना ही क्षमा प्रार्थी है और ना ही एफिडेविट दे रहा है, तो क्या उससे हटकर चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि ऐसे व्यक्ति की चुनाव प्रणाली में भागीदार बनाए रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये एक वैधानिक सवाल है कि नहीं है, कि ये, हाँ ये देखना पड़ेगा। ये मैं सोचता हूं कि इसके एक पिंडोरा बॉक्स है अवनीश, इसमें अभी ये कॉमा है, फुल स्टॉप बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम कुछ और होता हुआ देखेंगे इसके अंदर, और हम लोग जो है जो चीज नहीं देखी जी, नई नई परिपाटियां, नई नई रेखाएं सामने आएंगी जी। ये बड़ी बात है, आपने जो कहा कि ये फुल स्टॉप नहीं है, ये कामा है, 7 दिन का वक्त दिया है। और आशा की बात एक ही है कि इलेक्शन कमीशन जो कभी खानदानों का गुलाम रहा करता था उस दौर से बाहर निकल के नए भारत का इलेक्शन कमीशन है, नए भारत की ये संवैधानिक संस्थाएं हैं जो अपने मुंह से बोल रही हैं कि हमारे करोड़ों मतदाताओं को चोर मत कहो, हमारे करोड़ों मतदाताओं को अपराधी मत कहो। इसलिए निश्चित तौर पर यह कामाई है, फुल स्टॉप नहीं है। इसलिए अंतिम वीडियो बिल्कुल न माने, और जो इसके विधिक पक्ष हैं, संविधान के अंदर क्या दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, क्या संभावना हो सकती है, बहुत जल्द हो सकता है कल ही हम विधि विशेषज्ञों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ इसी मुद्दे पर एक और बहस और एक और चर्चा लेके आएंगे। दर्शकों, पुष्कर जी, आपने राजनीति, आपने संवैधानिक दायरा, आपने राहुल गांधी के टारगेट ऑडियंस, और जो सबसे कंसर्निंग अलार्मिंग जो बात आपने कही कि आपको ये उम्मीद है कि राहुल अराजक भीड़ को सड़क पर उतारने में आंशिक कामयाबी हासिल कर सकते हैं, शुरुआती कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जो कि अभी तक इनके तमाम प्रयासों में होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दिया है। ये मुझे लगता है कि बिल्कुल अलहदा बात है जिसको आपने रखा है प्रारब्ध की इस बातचीत में। दर्शकों, ये कामा है, फुल स्टॉप नहीं। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। हम भी ये वीडियो कामे के साथ ही समाप्त कर रहे हैं, हम भी ये वीडियो फुल स्टॉप के साथ समाप्त नहीं कर रहे। चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक कीजिए और उसी के साथ शेयर भी करिए। बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि अगले किसी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको। पुष्कर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।